नमस्कार। पॉलिटिकल पंचायत में मैं आपका अपना साकिब सुमन एक बार फिर हाजिर हूं एक बड़े मुद्दे के साथ। केंद्र के 3 कृषि अध्यादेश हरियाणा में बीजेपी की प्रदेश सरकार के लिए बड़े चैलेंजिंग साबित हुए। हालांकि अब इन चैलेंजेस की जद में हरियाणा सरकार में बीजेपी की सहयोगी जेजेपी भी आ गई है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की मुश्किलें और उन पर दबाव कुछ ज्यादा ही अब बढ़ गया है। किसानों से जुड़ी राजनीति की विरासत की बात की जा रही है। जेजेपी के हाथों में फिलहाल बीजेपी का हाथ है, सत्ता के लिए बीजेपी का साथ है। अब राजनीतिक विरासत और मौजूदा सत्ता में भागीदारी की स्थिति दुष्यंत चौटाला के लिए बड़ा कंफ्यूजन बन गया है। दरअसल अकाली दल के कोटे से केंद्र सरकार में मंत्री हरसिमरत कौर बादल किसानों के इस मुद्दे पर अपना इस्तीफा दे चुकी हैं, जिसके बाद हरियाणा में पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की राजनीतिक विरासत का दावा करने वाली हरियाणा सरकार में सहयोगी जेजेपी और दुष्यंत चौटाला की मुश्किलें बढ़ रही हैं। इस्तीफे के केवल दबाव बढ़ाया जा रहा है और लगातार इस्तीफे की मांग की जा रही है। रणदीप सुरजेवाला का ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, जिस पर वो ये कह रहे हैं कि जो जजपा सरकार के पिछलग्गू बन, और ये दीपेंद्र हुड्डा का ट्वीट है। ये 2 कांग्रेस के लीडर हैं जो लगातार अब डिमांड कर रहे हैं कि डिप्टी सीएम क्या इस पर दबाव बनाएंगे, क्या डिप्टी सीएम भी इस्तीफा देंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी बातचीत की गई थी, तो उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि अगर वो किसान हितैषी हैं, इसका दावा करते हैं, तो फैसला करें। हमारे साथ पॉलिटिकल पंचायत में कई खास मेहमान जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे पहले हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता वीरेंद्र चौहान जी का रुख कर लेता हूं, उनसे बातचीत करते हैं और उसके बाद तमाम खास मेहमानों के पास भी जाएंगे। वीरेंद्र चौहान जी, आप इतना दावा कर रहे थे कि ये जो अध्यादेश है, ये जो विधेयक है, बहुत ही बेहतरीन है किसानों को। हालांकि आपने खुद एक्सेप्ट किया कि किसानों को ठीक ढंग से हम समझा नहीं पाए, क्योंकि बरगलाया जा रहा था, उनको बहकाया जा रहा था विपक्षियों की तरफ से। लेकिन साहब, आप अपने सबसे पुराने घटक दल को नहीं समझा पाए। क्या उन्हें भी बरगलाया जा रहा था कांग्रेसियों की तरफ से? पहली बात, अगर हम ये बात आपके शब्द थे पर मैं जो आपने कहा कि आप कह रहे थे, साहब हम कह नहीं रहे थे, हम अब भी कह रहे हैं और निरंतर मजबूती के साथ ये बात कहेंगे कि तीनों जो बिल संसद ने पारित किए हैं, ये जो हैं तीनों अध्यादेश और जो संसद ने उनमें से पारित कर दिए, वे किसान के हित में हैं। किसान की कहीं कोई हानि नहीं है। ये बात हम पहले भी कह रहे थे, मैं आपके शो में फिर से दोहराना चाहता हूं कि नए प्रावधानों से किसानों को कहीं रत्ती भर नुकसान नहीं होने वाला है। किसानों को अपनी फसल के दाम तय करने की और कहां किसे कब बेचनी, इसकी स्वतंत्रता मिलने वाली है। किसान को नुकसान होने की जो बातें भ्रम के रूप में फैलाई जा रही हैं, आज प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, वो स्पष्ट रूप से सबके सामने है कि झूठ बोले गए। झूठ ये बोला गया कि एमएसपी पर सरकार खरीद नहीं करेगी। उस सरकार के बारे में कह रहे हैं जिसने हरसिमरत कौर बादल के इस्तीफे पर आइए सर जी। हरसिमरत कौर बादल के इस्तीफे पर क्या कहेंगे? मैं वहीं आ रहा हूं। मैं ये लेकिन सर टाइम नहीं है ना, टाइम नहीं है ना सर इतना उस पर सीधा आते हैं, क्योंकि मेरा सवाल उसी पर था। मैं सवाल पर ही आ रहा हूं। हरसिमरत कौर बादल जी ने जो इस्तीफा दिया, ये उनकी वहां की पंजाब की राजनीति कोई मजबूरी हो सकती है, लेकिन हमने जो पहले दिन कहा था, हम आज भी वही कह रहे हैं। और अच्छा है, यही है अगर ये अगर अध्यादेश अच्छा है तो अच्छा है। उसमें पंजाब की राजनीति क्या और हिमाचल की राजनीति क्या और हरियाणा की राजनीति क्या और झारखंड की राजनीति क्या और बिहार की राजनीति की है। अगर अच्छा अध्यादेश है तो अच्छा है, पूरे देश के लिए लागू होगा। मैं तो फिर भी कह रहा हूं, मैंने कब कहा गलत कहा? नहीं तो फिर आप ये कह रहे कि पंजाब की राजनीति का कुछ दबाव होगा, पंजाब की राजनीति का कोई एजेंडा होगा। क्या एजेंडा हो सकता है? क्या एजेंडा हो सकता है? नहीं समझ में आ रहा किसी को भी। देखिए, देश स्वतंत्र है, कांग्रेसी नहीं समझ रहे, झूठ बोल रहे हैं लगातार। हमारा भी कोई सहयोग हरसिमरत कौर बादल तो कांग्रेसी नहीं है, हो सकती है, या उसको सुखबीर बादल तो कांग्रेसी नहीं है, लेकिन इसका अर्थ सुखबीर बादल तो कांग्रेसी नहीं है। मैं आपको ये कह रहा हूं कि किसान के हित में है और आप नहीं समझना चाहते, तो मैं क्या कर लूंगा? आपके घटक दल को भी आप नहीं समझा पा रहे, आप किसानों को क्या समझाएंगे? अपने घटक दल को आप नहीं समझा पाए, किसानों को क्या समझाएंगे? मैं आपको नहीं समझा पा रहा, आप समझना नहीं चाहते, क्योंकि तो मैं कह रहा हूं, मतलब श्रोमणी अकाली दल वाले भी नहीं समझना चाहते।
सुनिए महाराज, मेरी सुखबीर बात तो बादल सुन भी नहीं लीजिए। समझना चाहते, सुनिए, सुन तो हरसिमरत लीजिए। कौर अब बादल क्यों भी नहीं समझ समझना रही? चाहती। इसका उत्तर सुखबीर बादल जी देंगे या उनकी श्रीमती जी मंत्री महोदया थी जो कल तक वो देंगी। ठीक है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, देश के जरा प्रधानमंत्री, आपके सुन आपके लीजिए साकेत जी, आपके मुझे एक बात गठबंधन कहने वाले दीजिए। के पास चलते हैं। एक बात गठबंधन वाले के एक पास बात मुझे जननायक जनता पार्टी के मुझे एक बात प्रवक्ता कह लेने अजय गुलिया जी हमारे साथ इस एक वक्त जुड़ बात चुके कह हैं। लेने दीजिए अजय गुलिया जी, केवल अब कि कांग्रेस जो देश है के वो प्रधानमंत्री दुष्यंत कह चौटाला रहे का हैं MSP इस्तीफा बंद मांग नहीं रही होगा, है, लेकिन अजय दूसरे गुलिया लोग जी, फिर भी कह रहे हैं कि और ये कह रही कि अगर किसानों की विरासत को संभाल रहे हैं, किसानों के हितैषी हैं अजय गुलिया जी, तो डिप्टी सीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि देवीलाल तो किसानों के लिए एक महानायक थे। अजय गुलिया जी। साकेत जी, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि इसमें कांग्रेस एक बात को लेकर के चल रही है कि किसानों की एमएसपी बंद हो जाएगी। ये चीज आज देश के कृषि मंत्री भी और देश के प्रधानमंत्री अजय गुलिया जी, स्पष्ट रूप से काउंटर करूंगा क्योंकि आज थोड़ा टाइम कम है, आज काउंटर पर ज्यादा ध्यान दूंगा मैं। सर, बादल परिवार से किस तरीके के रिश्ते आप लोगों के रहे हैं, ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। जब वो नहीं समझ पाए जो एमएसपी की आप यहाँ पर बात कर रहे हैं, वीरेंद्र चौहान जी जिसकी बात कर रहे हैं, सर वो नहीं समझ पाए, वो कह रहे हैं कि किसान के हितैषी ये बिल नहीं है उनके पक्ष में, वो ये कह रहे हैं कि उनके पक्ष में है ही नहीं ये बिल, तो कैसे हम इनके समर्थन में आ जाएं, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। साहब साकेत भाई, मैं अगर टाइम कम है तो मैं आपको थोड़े समय समझा दूं। आपने अगर हरसिमरत कौर बादल जी का अगर आपने इस्तीफे के बाद उनकी स्टेटमेंट सुनी हो तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि मैं सरकार से चाहती हूँ कि इस बात को लेकर के किसानों को समझाए। वो ये बात समझ चुकी हैं, उनको ये बात मालूम है कि किसानों के तो हरसिमरत कौर बादल की कोई मजबूरी है क्या कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया? नहीं, ये देखिए उनकी पंजाब की अपनी राजनीति रही होगी, वहाँ क्या राजनीतिक हालात है इस पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि एक बार उनके बयान को आप दोबारा चलाएं, आपको पता लग जाएगा। वो कह रही है कि वो शुरू से इस बात की पक्षधर थी कि किसानों क्या आपने सुखबीर बादल का स्टेटमेंट सुना है? नहीं, मैं देखिए अभी आप मंत्री जी की बात कर रहे थे, अगर मैंने उनको काउंटर किया तो आप कह रहे हैं आप सुखबीर बादल जी नहीं सुना है, सुना होगा ना, आप तो राजनेता है, दोनों पक्ष सुनते होंगे। नहीं तो आपने हरसिमरत कौर का स्टेटमेंट सुना? मैंने दोनों बयान सुन लिया, हरसिमरत कौर का कल वाला स्टेटमेंट भी सुन लिया और आज वाला स्टेटमेंट भी सुन लिया, और दोनों ही स्टेटमेंट का लबोलबाब यही है कि ये जो विधेयक है ये किसी भी लिहाज से किसानों के पक्ष में नहीं है। अगर श्रोमणी अकाली दल की हम बात करें, हरसिमरत कौर बादल की बात करें, सुखबीर बादल की बात करें, उनकी स्टेटमेंट में कोई कारण है क्या इसका? अरे सर वो तो आपका घटक दल है, आप पूछेंगे ना क्या कारण है, आपका घटक दल है, वो सबसे पुराना साथी है आपका, आप उसको नहीं समझा पाए, किसानों को समझाने का दावा करते हैं। अरे साहब, मैं तो खैर एक बार फिर से मैं अजय गुलिया जी के पास आ रहा हूँ। वीरेंद्र जी होल्ड कीजिए, अपने गठबंधन के साथी को भी बोलने दीजिए, आपके गठबंधन का साथी है, माना कि सीट कम है लेकिन बोलने दीजिए उनको भी। अजय गुलिया जी, सवाल मेरा ये है कि आप कांग्रेस लगातार ये सवाल उठा रही है कि भाई अकाली दल ने इस तरह का कदम उठा दिया, आपके और उनके तो पारिवारिक रिश्ते भी हैं, राजनीतिक रिश्ते भी हैं, क्या जननायक जनता पार्टी की तरफ से ऐसा कोई कदम उठेगा? नहीं, जननायक जनता पार्टी की तरफ से ये स्पष्ट कर दिया गया है, जो हरियाणा प्रदेश के किसानों की मांग थी कि एमएसपी हमारी बंद नहीं होनी चाहिए, जननायक जनता पार्टी ने इसको बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दिया है कि किसी भी सूरत में हरियाणा प्रदेश के किसानों की एमएसपी जो खरीद थी, मंडियां थी, वो रहेंगी, खरीद सरकार की तरफ से ऐसे ही जारी रहेगी। उनको एक अवसर और मिलेगा कि वो अपनी इससे ज्यादा बाहर अगर उनको कोई ज्यादा दाम मिलते हैं तो वो अपने दाम पर ज्यादा दाम पर अपनी फसल को बेच सकते हैं। अजय गुलिया जी एक चीज और बता दीजिए, एक चीज और बता दीजिए अजय गुलिया जी, बात कर रही है आपने, अजय गुलिया जी एक चीज और बता दीजिए क्या 2014 अजय गुलिया जी एक चीज और बता दीजिए, जिस तरीके से इस गठबंधन में आने में अकाली दल ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, जो बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन हुआ उसमें, क्या अब जेजेपी कोई भूमिका निभाएगी क्या अकाली दल को मनाने के लिए कि ये जो विधेयक है ये किसानों के हित में? नहीं, मैं ये नहीं मानता साकेत भाई कि किसी ने कोई भूमिका निभाई थी। हरियाणा प्रदेश के लोगों ने जिस प्रकार का जनमत, जिस प्रकार का मैंडेट तो फिर तो आप पर आरोप लग जाएगा अजय गुलिया जी, क्योंकि आपको जो वोट मिले वो तो बीजेपी के खिलाफ मिले थे। आपको वोट इसलिए थोड़ी मिलते कि आप गठबंधन में चले जाइए, इसके लिए थोड़ी वोट मिला था आपको। वोट इसलिए मिले थे कि हरियाणा प्रदेश, चलिए बहुत सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, एक बार मिलवा देता हूँ, एक बार सबको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। राय सिंह गुर्जर साहब कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजेंद्र दीपा जी हमारे साथ अकाली दल की तरफ से जुड़े हुए हैं, स्वागत है सर आपका। किसान नेता के तौर पर संदीप सिंह भारती जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ओंकार जी इनेलो की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ वीरेंद्र चौहान जी जुड़े हुए हैं। स्वागत है वीरेंद्र जी आपका एक बार फिर से। अजय गुलिया जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जेजेपी की तरफ से। संदीप सिंह भारती साहब,
आपसे मैं जानना चाहता हूं, क्या वाकई दुष्यंत चौटाला को इस्तीफा दे देना चाहिए, जो कांग्रेस की डिमांड है कि अकाली दल की तरफ से हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दे दिया मंत्रिमंडल से, अपने पद से? क्या आपको लगता है कि उनको भी इस्तीफा देना चाहिए, और ऐसा लगता है तो क्यों लगता है? देखिए, कांग्रेस की डिमांड नहीं होनी चाहिए। ये दुष्यंत चौटाला के जमीर की आवाज होनी चाहिए, उनकी आत्मा की आवाज होनी चाहिए। श्री दुष्यंत चौटाला जी अपने आप को चौधरी देवीलाल का राजनीतिक वारिस बताते हैं, उनके वैचारिक वारिस बताते हैं। चौधरी देवीलाल वो व्यक्ति थे जिन्होंने अपने निजी स्वार्थ की परवाह किए बिना मान सम्मान के लिए जनता की आवाज पे सर्वोच्च पद को ठोकर मारी थी। और यहाँ पूरे हरियाणा प्रदेश का ही नहीं, पूरे देश का किसान ये चाहता है कि कोई किसान की लड़ाई लड़ने के लिए राजनीतिक जमात से आगे आए। लेकिन ये कांग्रेस को मांग करनी पड़ रही है या किसी किसान संगठन को मांग करनी पड़ रही है, ये पूरी जेजेपी पार्टी के लिए और खास तौर पे नेतृत्व करने वाले जो हमारे दोनों भाई हैं दुष्यंत दिग्विजय, उनको सोचना चाहिए। ये हमारे को मांग करने की आवश्यकता नहीं थी। जैसे ये ऑर्डिनेंसेस आए थे, एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ था कि कोरोना काल में जब देश एक महामारी से जूझ रहा है, जीने मरने की लड़ाई देश लड़ रहा है, उस समय सरकार को क्या नौबत आन पड़ी? सरकार ने किससे कंसल्ट किया? इसके जो स्टेक होल्डर्स हैं, सरकार ने निर्णय प्रक्रिया में उनको क्यों नहीं शामिल किया? आप ये कह के कि विरोध करने वाले सारे कांग्रेसी हैं, आप हर आदमी को कांग्रेसी बनने पे मजबूर कर रहे हैं। और अब तो एक नया सवाल खड़ा हो गया है कि क्या हरसिमरत कौर बादल और पूरा बादल परिवार भी कांग्रेस से प्रभावित हो गया है? क्या पूरा बादल परिवार भी किसान समाज को बहकाने में लग गया है? तो ये इनको गंभीरता से विचार करना चाहिए कि इस्तीफे की जो बात है, ये किसान समाज की तरफ से आने से पहले इनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। और मैं धन्यवाद करता हूं बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं कि इन्होंने कम से कम किसानों को देशद्रोही नहीं बोला, नहीं तो ये किसी भी विषय पे हर बात को घुमा फिरा के देशद्रोही बताने का काम करते हैं। इनका धन्यवाद कि इन्होंने सिर्फ कांग्रेसी कह के हमारे को कम से कम पाकिस्तानी नहीं बोला। धन्यवाद। धन्यवाद। संदीप जी, मैं लौटूंगा आपके पास। अकाली दल की तरफ से राजेंद्र दीपा जी हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार उनका रुख कर लेते हैं, बाकी कुछ और लोग भी हैं, उनके पास मैं लौटूंगा। राजेंद्र दीपा साहब, आप तो सबसे पुराने साथी रहे इस एनडीए के, भारतीय जनता पार्टी से इतना लंबा रिश्ता रहा आप लोगों का, अभी भी है, लेकिन क्या इस अध्यादेश को आप लोग समझ नहीं पाए? बीजेपी तो ताल ठोक के बोल रही है, दावा कर रही है कि इससे अच्छा किसानों के लिए कुछ हो ही नहीं सकता। बिल्कुल ठीक आपने कहा कि सबसे पुराने अलाइज हैं बीजेपी के साथ एनडीए में, बल्कि फाउंडर हैं। जब इमरजेंसी लगी थी 77 के बाद ये पार्टी बनी, एनडीए बनी, तब से प्रकाश सिंह बादल और अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी साथ चलते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। लेकिन जहाँ बात मुद्दों की आ जाए, किसानी की आ जाए, बहुत कोशिश हुई, बड़ी मीटिंग्स की, बात समझने समझाने की हुई, यदि बात समझने समझाने से ऊपर हो गई तो ये नौबत आई कि हमारे जो कैबिनेट में मिनिस्टर थे हरसिमरत कौर बादल, उनको रेजिग्नेशन देना पड़ा। लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, लोगों की राय के बिना नहीं चला जा सकता किसी भी लीडर से, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से। तो लोगों की राय या तो उनको कन्विंस करवा लो या कन्विंस हो जाओ। और मैं समझता हूँ कि बीजेपी में बड़े अच्छे अच्छे वक्ता हैं, प्रवक्ता हैं, ठीक है, ये कहते हैं कि बहुत हितैषी है, किसान के हक है, हक वाला ये बिल है, किसान की आय दुगनी हो जाएगी। तो थोड़ा बहुत इसमें हम तो यही कह रहे थे, थोड़ा इसको पेंडिंग कर लें। जो भी स्टेक होल्डर है, किसान, वो सड़कों पे बैठे हुए हैं, उनको समझाने की बात कर लें। उनके खदशे हैं, उनकी शंकाएं हैं, उनको दूर कर ले। दूर करने के बाद वो समझ जाएंगे तो हम सारे इकट्ठे ही हैं। लेकिन कितनी जल्दी थी, जैसे मेरे भाई कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी बताया, अब इधर एक तो कोरोना था, इतनी महामारी फैल रही थी, और उसमें इसकी क्या जरूरत, इतनी जल्दी क्या थी कि इसको ऑर्डिनेंस के रूप में लाया जाए। और जहां तक कैबिनेट की बात करते हैं, कैबिनेट में भी ये टेबल हुआ है, एजेंडे के रूप में नहीं आया। अब मिनिस्टर के सामने रख दोगे, जितना वहां से पढ़ा गया, जितना समझा गया, वहां उन्होंने ऑब्जेक्शन किए कि स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में देना चाहिए, और कहा कि ये जो भी शंका है इसको हम बाद में कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल आप बात करें एग्रीकल्चर मिनिस्टर। ठीक है। तो जो शंकाएं थी एमएसपी बारे में थी, या मंडी बोर्ड का जो हमें पंजाब या हरियाणा को 8.5% इसकी मार्केट फीस मिलती है, जिससे रूरल डेवलपमेंट फंड मार्केट की राजेंद्र जी, मैं लौटता हूँ, कुछ और बातें हैं जो मैं आपसे पूछूंगा। एक बार जरा राय सिंह गुर्जर साहब के पास चलते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। राय सिंह गुर्जर साहब, बोलिए राय जी। साकेत जी, धन्यवाद। मैंने अभी अपने मित्र वीरेंद्र चौहान जी को सुना, उन्होंने जिस प्रकार अपनी विचारधारा, अपनी राजनीतिक संस्कृति के माध्यम से बार बार इस बात पर जोर दिया
कि यह अध्यादेश मैं कह रहा हूं किसानों के लिए फायदेमंद है। पूरा देश के किसान, लगभग 250 किसान संगठन और 70 करोड़ लोगों की आबादी वाला जो किसान प्रतिनिधि तो हमारा देश है, वो लोग सड़कों पर हैं। कैबिनेट की बहुत महत्वपूर्ण हमारी मंत्री ने इस विचारधारा को, इस अध्यादेश को समझकर, पढ़कर इस्तीफा दिया है। और किसी भी प्रकार से जहां तक बात करते हैं प्रधानमंत्री के विश्वास पर आइए, प्रधानमंत्री जी ने विश्वास दिलाया था, नोटबंदी की बात की थी, 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, कैबिनेट की मीटिंग में कहा था कि दिल्ली पहुंचने से पहले और जहां जहां पर भी जिस प्रदेश के चुनाव हुए, उन्होंने कहा था कि मैं राजधानी में पहुंचने से पहले किसान का कर्जा माफ करूंगा, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करूंगा। आज मेरे देश की विडंबना क्या है, बात करते थे सुरक्षा की, चाइना को लाल आंख दिखाने की, प्रधानमंत्री जी की बात का विश्वास कैसे करें? किसान की समस्या को लेकर, किसान के जिस कांग्रेस ने, ठीक है वीरेंद्र जी अभी काउंटर नहीं, 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 वीरेंद्र जी एक सेकंड, उनके मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा है। ठीक है राय सिंह जी, ओंकार जी के पास चलते हैं। ओंकार जी अपनी बात रखिए, ठीक है ओंकार जी के पास चलते हैं। ओंकार जी बोलिए, देश की राजनीति में मेरे को अपनी बात पूरी करने दीजिए, इनको चुप कराइए प्लीज। बोलिए ओंकार जी। हरियाणा प्रदेश की राजनीति में किसान सड़कों पर है, लेकिन ये एक ही ओंकार जी बोलिए, ओंकार जी। जाति धर्म भाषा क्षेत्र में बांटा, नस्ल में बांटा। आज किसान को कांग्रेस राय सिंह गुज्जर साहब, राय सिंह गुज्जर साहब हो गया, हो गया राय सिंह गुज्जर साहब, हो गया राय सिंह जी, राय सिंह गुज्जर साहब एक सेकंड, एक सेकंड, क्या किया है? राय सिंह गुज्जर साहब ऐसे बोलते चले जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुनिए भी, के बाद जो चुनाव आया है, राय सिंह जी, चुनाव 2019 में बड़े-बड़े राय सिंह जी, राय सिंह जी, आवाज आ रही है आप तक? उनको दूसरी किस्त है कि किसान का जो उत्पादन है, जो तरीका है, जो व्यवस्था है, किसान मंडी व्यापार राय सिंह जी और मजदूर जो गठबंधन है इन सबका, जो देश के अंदर। चलिए ओंकार जी आप अपनी बात कीजिए, अगर राय सिंह जी के शायद सुन नहीं पा रहे, उनका ऑडियो कम कर दीजिए। इन लोगों की विचारधारा, चलिए ओंकार जी बोलिए। लोगों की तभी तो मेरी बात जाएगी आप तक। बोलिए ओंकार जी। मैं कहना चाहता हूँ आज पूरा देश का किसान सड़कों पे है, मगर कुछ लोग, कुछ चंद नेता बीजेपी के ये कह रहे हैं कि किसान के फायदे में है। किसी को बताएं तो सही, ये किसान को समझा नहीं पा रहे हैं, जनता को समझा नहीं पा रहे हैं। और मेरे को लगता है कि आने वाले दिनों में किसान इनको जरूर समझा देगा कि ये जो बिल पेश किए 3 के 3, ये किसान के विरोधी हैं, जनता के विरोधी हैं, और ये कुछ चंद कारोबारियों को अपने फायदा पहुंचाने के लिए बिल लेके आए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये चलना तो चाहते हैं अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा की तर्ज पर। आपने देखिए हमारे किसान की यहाँ पे एवरेज दर भूमि कितनी है, हमारी किसान होल्डिंग किसान की वो 5 एकड़ 6 एकड़ है, वहां पे हजारों एकड़ किसान होल्डिंग है। ये जो अध्यादेश है, एक तरफ तो ये कहते हैं एमएसपी लागू रहेगा, मंडियां लागू रहेंगी, आप कानून की बात करोगे कि मुंह जुबानी बात करोगे, फिर इनकी बात पर विश्वास कौन करेगा? इन्होंने अपना विश्वास तो जनता में खो दिया। आप मुंह जुबानी कर रहे हो, एमएसपी भी लागू रहेगा, मंडियां भी लागू रहेंगी। अगर ऐसी बात है तो उसके कानून के अंदर मेंशन क्यों नहीं है? फिर सबसे बड़ी बात है जो एक कानून में इन्होंने लिखा कि किसान और व्यापारी का अगर कोई झगड़ा होगा, ठीक है, जरा जवाब ले लेते हैं, डीसी निपटाएंगे। जवाब लेते हैं ओंकार जी। कार्रवाई को इन्होंने बाहर क्यों कर दिया? ओंकार जी जरा जवाब ले लेते हैं, ओंकार जी, समझ रहे हैं, ओंकार जी जरा जवाब ले लेते हैं, जवाब लेते हैं। वीरेंद्र चौहान जी बोलिए। साकेत जी, ये अध्यादेश किसान को कहीं कमजोर नहीं करते। किसान मंडी में अपनी फसल आज बेचता है, उसको कई फसलों पर एमएसपी मिलती है। इन अध्यादेशों के आने से एमएसपी पर रोक लगेगी या एमएसपी समाप्त हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एमएसपी का सीधे तौर पर इन अध्यादेशों से कोई संबंध नहीं है, वे एक अलग कानून के तहत आते हैं। सुन लीजिए, देखिए सुन लीजिए, एक बार सुन लेंगे तो समझ में आएगा। मैं ये कह रहा हूं कि जो एमएसपी, अरे भाई सुन तो लीजिए, सुनिए तो सही। जो एमएसपी, अरे सुनोगे नहीं तो झूठ बोलोगे, सुनोगे नहीं तो अज्ञानता भरी बातें करोगे। जो एमएसपी आज तक लागू है, साकेत जी रोक लीजिए इनको। मैं किसी की बारी में नहीं बोला, साकेत जी इनको रोकिए तो मैं बात करूंगा। जो इनको रोकेंगे साकेत जी आप क्या? आप अपनी बात कह रहे हो, ठीक है ओंकार जी सुन लीजिए ना, मंडियां लागू रहेंगी। ओंकार जी सुन लीजिए एक बार, कानून तो बना दिया आपने। ओंकार जी कंप्लीट तो करने दीजिए उन्हें। बोलिए वीरेंद्र जी। साकेत जी, देश में
न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था जिस कानून के प्रावधान के तहत होती है वो आज नहीं बना, बरसों से है। हमने उसके तहत स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार 1.5 गुना लागत से मूल्य देने की व्यवस्था की है, अधिक फसलों को कवर किया है। हमने समर्थन मूल्य की व्यवस्था को पिछले 6 सालों में मजबूत किया है। किसान समाज को बेवकूफ ना बनाएं। मुझे बोल लेने दीजिए भाई, मुझे क्या लेने दीजिए, फिर कोई भी नहीं को बोल पाएगा। लिए आपने साकेत जी डिबेट अगर ऐसे चलनी है आप लागू नहीं कर मेरी बारी में तो ना बात रखने का मौका दीजिए। साकेत जी, समर्थन मूल्य की व्यवस्था का अध्यादेशों से कोई संबंध नहीं है। हम वो सरकार हैं जिसने समर्थन मूल्य की व्यवस्था को 1.5 गुना लागत की व्यवस्था करते हुए मजबूत किया है, ज्यादा फसलों को उसमें कवर किया, और पिछले 6 वर्षों का हमारा रिकॉर्ड देख लीजिए। हमने बेहतरीन ढंग से समर्थन मूल्य पर फसल खरीद की है। केंद्र में संसद में कृषि मंत्री जी ने कहा, प्रधानमंत्री जी लगातार कह रहे हैं, हम भी लगातार कह रहे हैं कि समर्थन मूल्य को कोई छेड़छाड़ नहीं उसके साथ की जाएगी उस व्यवस्था से, और मंडियां यथावत रहेंगी। उसके साथ ये अध्यादेश केवल इतनी व्यवस्था करते हैं कि कोई किसान अगर आजादी चाहता है कि उसको उसकी फसल निजी किसी व्यापारी को बेचनी है या कॉन्ट्रैक्ट पे फार्मिंग करनी है, तो उसके लिए किसान की मजबूती के लिए हमने कानून बनाए हैं। ये किसानों के दुश्मन है जो किसानों के हक में बनाए गए कानून को, किसानों को दी गई स्वतंत्रता को गलत बता रहे हैं। एक ये विश्वास की बात, किसानों ये अभी आप होल्ड कर जाइए, प्रधानमंत्री पर आप होल्ड कर जाइए, चुने हुए होल्ड कर जाइए, आप विश्वास नहीं संदीप करेंगे। सिंह भारती जी के पास चलते हैं। संदीप सिंह भारती जी, कर ले जिसने संदीप सिंह भारती जी, सबसे ज्यादा बीजेपी के प्रवक्ता ने कह दिया और लगातार धोखा किया, लगातार कहा जा रहा है, हमने तो प्रधानमंत्री की तरफ से कह दिया गया, इसके अलावा कृषि मंत्री की तरफ से कह दिया गया, मुख्यमंत्री की तरफ से कह दिया गया, तो आप लोगों को दिक्कत क्या है? क्यों यकीन नहीं हो रहा कि एमएसपी से छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा? देखिए, क्या मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आपको वो वीडियो सुनाने का काम करूं जिसमें उन्होंने हरियाणा की धरती से कहा था कि हम सरकार आने के बाद किसान को लागत से 1.5 गुना भाव देने का काम करेंगे, स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करेंगे। संदीप भाई, हम दे रहे हैं। लागत कहां दे रहे हो? कहां दे रहे हो? क्या रेट दिया गेहूं का आपने? उस समय समर्थन धनखड़ अर्धनगन होके गेहूं के भाव के लिए प्रदर्शन करते थे, तो उनका जो मांग थी 2013 में कि गेहूं का भाव 2100 रुपए प्रति क्विंटल बैठता है, 1400 रुपए वो लागत बताते थे। आप यदि हर साल की 100 रुपए लागत में इजाफा माने तो आज गेहूं की लागत धनखड़ साहब के हिसाब से 2100 रुपए बैठती है, गेहूं का भाव उसके हिसाब से 3200 रुपए बैठता है। लेकिन आप किसान को 1900 रुपए, 1900 रुपए दे के भी ये दावा करते हैं कि हमने स्वामीनाथन को लागू कर दिया रिपोर्ट को, तो आप सिर्फ किसान समाज की आंखों पे पट्टी बांधने का काम कर रहे हैं। दूसरा, आप कृपया बताने का कष्ट कीजिएगा मेरे जवाब देने के बाद कि आपने सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट दिया था कि हम स्वामीनाथन रिपोर्ट को नहीं लागू कर सकते, वो क्या था? तीसरा मेरा जो पॉइंट है कि आपने बड़े बड़े वादे किसान को कर्जा मुक्त करने के, आमदनी को दोगुनी करने के किए थे। आपने वादे किए थे कि किसान की हर फसल का भाव, किसान की फसल की खरीद की जो प्रक्रिया उसमें कभी दिक्कत नहीं होगी। किसान सड़कों पे लाठी खाई है, किसान ने खाद के लिए लाठी खाई है, गेहूं की फसल बेचने के लिए लाठी खाई है। उसके बाद भी आप ये दावा करते हैं कि हमारी बात पर भरोसा किया जाए। आपने अपनी क्रेडिबिलिटी को, विश्वसनीयता को किसान समाज के बीच में खो दिया है वीरेंद्र चौहान जी। और अब से मेरा अनुरोध है कि एमएसपी के मुद्दे पर समाज को, किसान को बेवकूफ बनाने का काम ना किया जाए, क्योंकि एमएसपी क्या मांग रहे हैं? संदीप जी जवाब लेने का कष्ट करें। ये कह रहे हैं कि जो आप ये दावे कर रहे हो, आप इनको कानून में परिवर्तित क्यों नहीं करते हो? केंद्र जी, आपको कानून बनाने में दिक्कत क्या है? जब समाज को आपकी बात पे भरोसा नहीं है, उसके बाद भी आप कानून बनाने की बजाय भागने का काम क्यों कर रहे हो? आप ये बताने का कष्ट कीजिए कि कोरोना के समय में पूरा समाज संदीप जी जरा जवाब ले लीजिए। संदीप भाई उत्तर सुन संदीप जी जवाब ले लीजिए। एक, समर्थन मूल्य के लिए पहले से कानून है, उसके लिए अलग कानून बनाया जाए, ये भ्रामक बात है। दूसरी बात, हमने स्वामीनाथन आयोग की जो
कुल सिफारिशें हैं उसमें 2-4-6 को छोड़कर बाकी सबको लागू कर दिया है। एक ये दाम की कैलकुलेशन वाला विषय है जिसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि जमीन के भाव के हिसाब से दाम तय करने चाहिए। उसमें एक टेक्निकल दिक्कत साकेत जी ये है कि कहीं पर जमीन 15 लाख रुपए एकड़ है और कहीं पर 2 करोड़ रुपए एकड़ है, तो रेट तय करना संभव ही नहीं है। तो वो फॉर्मूला उसको छोड़ दें तो स्वामीनाथन आयोग की लगभग अधिकांश सिफारिशें ओंकार जी कुछ कहना चाह रहे लागू कर चुके ओंकार जी हैं। से हमने ओंकार जी का काउंटर लेते हैं। 1.5 गुना वीरेंद्र जी एक सेकंड, मूल्य वीरेंद्र जी एक शुरू सेकंड, कर ओंकार जी दिया बोलिए, है। हमने ओंकार जी किसानों बोलिए, की भलाई वो के कौन लिए सी जमीन के पिछले हिसाब से 6 बताते वर्षों में थे? ओंकार जी अनेक बोलिए। ऐलान किए हैं। आप अगर ये आप जो दावा उनको कर रहे मानने हैं के लिए कि तैयार नहीं हो, तो आप किसान के हित की बात नहीं कर रहे, आप किसान के नाम पर केवल राजनीति करना चाहते हैं। पाए तो आप किसान को कानून क्या के समझा ऊपर पाएंगे? कोई कानून आज नहीं है। बादल परिवार इनसे अलग हो चुका है, इस्तीफा दे दिया हरसिमरत कौर बादल ने, ये उनको तो समझा नहीं पाए और कमियां इनके अंदर हैं। ना इन्होंने एमएसपी का वर्णन किया, ना उन्होंने अदालती कार्रवाई का वर्णन किया। इनके जुबान पे कौन भरोसा करेगा? जैसे एमएसपी की बात कर रहे हैं वैसे किसान इनके प्रधानमंत्री ने 15 लाख की बात नहीं करी थी। जैसे 15 लाख मिल गए वैसे एमएसपी मिल गया और सरेआम झूठ बोलते हैं लोग। राय सिंह जी को सुन लेते हैं। राय सिंह जी बोलिए। 5 पार्चों को छोड़ के बाकी लागू कर दी। ये बताया आपके घर की ये राजनीति टोटल मारे झूठ की गए, राजनीति करते हैं। राजनीति हमारे मारे भारत गए। में, मेरी बात सुन लीजिए किसान की पगड़ी को भारत में लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। और लोकतंत्र में जनता का काम जनता के लिए होता है, जनता चुनती है इनको। आप जनता अगर चाहती है कि कानून ना बने तो फिर ये क्यों जबरदस्ती कानून बनाना चाहते हैं? ये बातें अडानी अंबानी और कुछ लोग फायदा देने के लिए कानून बना। वीरेंद्र जी मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए वीरेंद्र जी। कोई एजेंडा नहीं है, इनके पास जब भी कोई बात नहीं होती है ये झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। आप तथ्यों पे आधारित बात कीजिए। पता है आपको किस पार से लागू करी आपने? एक तारीख बताइए। स्वामीनाथन की रिपोर्ट आप कब आई थी? इनकी जो आप सहयोगी पार्टी है, तथ्यों पे आधारित बात कीजिए। झूठ की राजनीति नहीं चलती देश के अंदर। एक बार 2 बार हो सकता है, हमेशा नहीं चलती। निकलता है जब पूरा देश का किसान सड़कों पे है और आप कहते हो कि किसान को बरगला रहे हैं। किसान का बेवकूफ है। आप लोग ही समझदार रह गए देश के अंदर और कोई समझदार नहीं है। ठीक है, आप तीनों को रोक रहा हूं जरा। राय सिंह जी, वीरेंद्र जी, ओंकार जी एक सेकंड होल्ड कीजिए प्लीज, एक सेकंड होल्ड कीजिए। वीरेंद्र जी एक सेकंड जरा अकाली दल का रोक कर लेते हैं। अकाली दल की तरफ से राजेंद्र जी हमारे साथ हैं। एक सेकंड वीरेंद्र चौहान जी, वीरेंद्र जी एक सेकंड। राजेंद्र जी मुझे ये बताइए कि ये अध्यादेश जब पहली बार लाया गया था तब से आप लोगों का एक अपोज चल रहा था, आप लोग इसके विरोध में थे। क्या उसके बाद कभी ऐसा सिनेरियो नहीं बना, सिचुएशन ऐसा नहीं तैयार किया गया कि बैठ करके इस मसले का समाधान निकाला जाए कि क्या दिक्कतें आप लोगों को है? मेरे से सवाल है ना जी। नहीं बिल्कुल, जैसे पहले भी बताया हरसिमरत कौर बादल जी ने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि मई के महीने में जो इनकी मिनिस्टर्स के कमेंट्स के लिए ये बिल के बारे में उनसे दिए गए, उन्होंने तब भी अपने रिटन कमेंट्स दिए कि इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी राय जरूर ली जाए और जो स्टेट्स ज्यादा जहां किसानों का आबादी है और या जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं किसानों को रिप्रेजेंट करती हैं उनकी राय जरूर ली जाए। लेकिन उस पर उनकी बात पे गौर नहीं किया गया और जब ये अध्यादेश के रूप में बिल आया, अपना टेबल हुआ कैबिनेट में, तब भी उन्होंने अपनी ये राय रखी। लेकिन चलो उन्होंने अपना कैबिनेट में पास कर दिया। उसके बाद ठीक है, जो भी हमारे शंका थे या किसानों की थी, 1-2 बार मीटिंग हुई है एग्रीकल्चर मिनिस्टर के साथ, एमएसपी के बारे में उन्होंने क्लियर किया। लेकिन जो मार्केट फीस है डिफरेंट दोनों स्टेट्स को आती है, जहाँ पे एमएसपी देते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस देते हैं, उसके बारे में तो इनको पता है कि जो मंडी के बाहर माल बिकेगा उसमें तो कोई टैक्स नहीं है। वो टैक्स नहीं है तो उसमें आफ्टर ऑल एक आड़तिया है, उसमें लोडिंग अनलोडिंग वाले है, ट्रक यूनियन है, हमारी जो रूरल डेवलपमेंट फंड उसी से आता है, ग्रामीण जो सड़कें उससे बनती हैं, मार्केट की जो सारा मार्केट कमेटी जो मार्केट के शेड्स हैं दूसरा वो उससे बनता है, आरटीओ का बिजनेस उससे चलता है, तो सारा व्यापार उससे चलता है, तो वो सारा तहस नहस हो जाएगा। उसका कोई जवाब नहीं था कि कभी बातचीत हो और बैठ करके सुलझाया जाए। ठीक है राजेंद्र जी, एक सेकंड लौट रहा हूं मैं। एक बार संदीप सिंह भारती जी कुछ कहना चाह रहे हैं। संदीप जी बोलिए, संदीप जी बोलिए। जी, मैं अभी जो ये राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता जो ये तमाशा कर रहे थे, मैं इसी पे एक टिप्पणी करना चाहता हूं कि कृपया आप किसान को फुटबॉल समझकर एक दूसरे की ओर ना फेंकने का काम करें। ये स्वामीनाथन रिपोर्ट जिसकी हम बात कर रहे थे 2006 से टेबल हुई थी पार्लियामेंट में, तब हमारी केंद्र और प्रदेश दोनों जगह कांग्रेस की सरकार थी। 8 साल तक कांग्रेस ने हमारे को फुटबॉल समझकर इधर से उधर
धक्के मारे। उसके बाद 6 साल से भारतीय जनता पार्टी लगी पड़ी है, बीच में समझौते में अलग अलग पार्टियां इसके साथ जुड़ी। तो मेरा तमाम राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ताओं से निवेदन है कि किसान समाज को बेवकूफ बनाने का प्रयास ना किया जाए। और वर्तमान में विशेष संदीप भाई, ईमानदारी से इतना बता दो कि हमने स्वामीनाथन की अधिकांश सिफारिशें लागू करी हैं, ये तो मान लो ईमानदारी से आप एमएसपी के ऊपर किसानों पहले के से सच्चे कोई कानून प्रतिनिधि है, एमएसपी के ऊपर पहले से कोई दंडात्मक कानून नहीं है। अभी फिलहाल आज की आपको परिस्थिति मैं बताता हूं कि 5825 आप रुपए ये बता दो कि स्वामीनाथन की हमने अधिकांश सिफारिशें लागू करी हैं कि नहीं? अगर ईमानदारी से आप अपने आप को किसानों का सच्चा प्रतिनिधि मानते हो तो ईमानदारी से ये स्वीकार कर लो ना संदीप भाई कि 2014 तक जो कांग्रेस ने नहीं किया। चलिए एक छोटा सा रिएक्शन अजय गुलिया जी का ले लेते हैं। संदीप जी एक सेकंड रोक रहा हूं आपको, बीरेन जी आपको भी रोक रहा हूं। अजय गुलिया जी, क्या ऐसी बात है कि अभी तक आप लोग सरकार का हिस्सा हैं, आप समझा नहीं पाए किसान भाइयों को? देखिए साकेत भाई, मैं अगर आप बहुत जिलों की बात करूं आज की, अगर मैं अपने गृह जिले दद्दर की बात करूं तो वहां पर भी किसानों ने मंडी में चक्कर लगा करके तकरीबन हजारों की संख्या में आज किसानों ने इकट्ठे होकर के, आप अपने संवाददाता से वहां जानकारी ले सकते हैं, इस बिल का समर्थन किया। दूसरी बात, जिस प्रकार से आज कांग्रेस के लोग इस्तीफा मांग रहे हैं, हरसिमरत कौर बादल जी ने इस्तीफा दिया तो उसके ऊपर क्या टिप्पणी सुरजेवाला की तरफ से आई कि ये ढोंग है। आज हमसे इस्तीफा मांग रहे हैं, क्या चाहते हैं? एक तरफ तो इस्तीफे को ढोंग बताते हैं, दूसरी तरफ हमसे इस्तीफा मांगने का। ठीक है, आप सबको रोक रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका पॉलिटिकल पंचायत में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पॉलिटिकल पंचायत में आज के लिए बस इतना ही, छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला जारी है।